नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारी एक खास मेहमान है। वो मेहमान है जिन्होंने सौंदर्य के प्रतिमान कायम किए हैं और इंदौर का नाम भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में नहीं बल्कि विश्व में रोशन किया है। आज हमारे साथ हैं मिस एशिया हिमांगिनी सिंह यदू। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हिमांगिनी ने 2 महीने पहले सोल में होने वाली एशियाई प्रतिस्पर्धा में पहला स्थान पाया है। इसके अलावा अनेक अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं। 2010 में IMC स्पर्धा में विजेता रही हैं और इसके अलावा मॉडलिंग के बहुत सारे ऑफर उनके पास हैं, फिल्मों के बहुत सारे ऑफर हैं और आगे आने वाले वर्षों में वे क्या क्या करने वाली हैं ये हम पूछते हैं। हिमांगिनी जी, कैसा लग रहा है आपको मिस एशिया पैसिफिक? 2 महीने पहले 15 जून तक आप एक साधारण छात्रा थी, 16 जून को आप एक मिस एशिया पैसिफिक हो गई। एक दिन में अचानक कुछ पा लेना या प्रसिद्ध हो जाना, फेमस हो जाना, कैसा लग रहा है? प्रसिद्ध होना, फेमस होना बहुत अच्छी फीलिंग है। सबसे ज़्यादा इसलिए कि मेरे देश के लोग मुझसे इतना प्राउड हैं कि 12 सालों बाद हमारे पास ताज वापस आया है। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली सभी मुझसे बहुत ज़्यादा प्राउड हैं। इंदौर प्राउड है कि आज इंदौर का नाम मैंने सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है और हिस्ट्री में नाम आया है। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। बहुत खुश हूँ। 1966 में महू की डॉक्टर रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी थी। उसके बाद इतने वर्षों तक, इतने दशकों तक हमारे यहाँ का स्थानीय कोई व्यक्ति नहीं आया। पूजा बत्रा या सेलिना जेटली भले ही मिस इंडिया बनी हो, लेकिन वे महू में कुछ समय के लिए रही हैं। जब आप इस स्पर्धा में गई तो इंदौर जैसे कंजर्वेटिव शहर में, जहाँ के लोग थोड़े दकियानूस से इतने प्रोग्रेसिव नहीं माने जाते जितना बेंगलोर या बड़ौदा या पुणे है, तो कैसा क्या आपको सहयोग मिला लोगों का? मुझे हमेशा से मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट किया। तो इस वे में मेरे साथ ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। उसके बाद मुझे हमेशा से लगता है कि सिर्फ शहर की बात नहीं है, ये आपके विचारों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं और अगर आप में टैलेंट है तो वो ज़रूर कभी ना कभी शाइन होगा। जब रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी तब उनके पास कई फिल्मों के ऑफर थे, लेकिन उन्होंने फिल्मों में जाने के बजाय अपने डॉक्टरी के पेशे को ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे मरीजों का इलाज करना मेरी प्राथमिकता है। क्या आपको लगता है उन्होंने ठीक किया? हाँ, बिल्कुल ठीक किया। मेरे अकॉर्डिंगली जो आपका दिल सच में चाहता है वही करना चाहिए। जस्ट बिकॉज अगर आप ब्यूटी पैजेंट जीत गए हैं, यूजुअली सभी मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप बॉलीवुड में जाना चाहेंगी, क्योंकि ये हमने देखा है हिस्ट्री में कि सभी ब्यूटी पैजेंट विनर्स बॉलीवुड में जाते हैं। बट ये टोटली डिपेंड करता है, आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर रीता फारिया जी को डॉक्टरी में इंटरेस्ट था और उन्हें वो चीज़ अच्छी लगती थी, उनके दिल को खुशी देती थी, देन व्हाई नॉट। ये एक शॉर्टकट नहीं है बॉलीवुड में जाने का। आप पेजेंट में जीत गए, मिस एशिया पैसिफिक हो गए तो आपका नाम अपने आप हो गया। आपके नाम पर ही कई अगर निर्माता सामने आ जाएंगे, पैसा लगाने वाले आ जाएंगे फिल्म में कि चलिए एक ऐसी लड़की जो पहले से ही मशहूर है उसे देखने के लिए लोग आ ही जाएंगे। हाँ जी, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि एग्जैक्टली शॉर्टकट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग आपको जानने लग जाते हैं, इंडस्ट्री में आपका नाम हो जाता है, आपको बहुत सारे ऑफर्स आने लग जाते हैं। उस वे में आपका नाम लोग पहचानने लग जाते हैं। जहाँ बहुत सारे लोग ऑडिशंस की लाइन लग के अगर एक ऑडिशन देते, वहाँ ही अगर आप एक विनर हैं, इंटरनेशनल विनर हैं, तो आपकी एक प्लेस ज़रूर है। लेकिन इसके पीछे हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। और इसके बाद मेरा ऐसा बिलीव है कि बॉलीवुड में सिर्फ एक चांस मिलना ही ज़रूरी नहीं है, वहाँ स्टैंड करने के लिए तो आपके अंदर एक्टिंग के टैलेंट्स होने चाहिए। तो आप सोचती हैं कुछ एक्टिंग के टैलेंट? सब लोगों में तो टैलेंट है नहीं, ऐसा लगता नहीं। कई हीरोइनों को देख के लगता नहीं कि टैलेंट है, बस वो अपने सौंदर्यीकरण आ रहे। देखिए, अपनी अपनी किस्मत की बात है। जो भी जहाँ है सब गॉड्स ग्रेस से हैं। लेकिन मैं ज़रूर जाना चाहूँगी एक्टिंग में, क्योंकि मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। मैंने थिएटर भी किया है। जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने थिएटर किया था। तो अगर कुछ अच्छा चांस मिलता है तो ज़रूर। कैसा लगा आपको जब मिस एशिया पैसिफिक बनने के बाद सुष्मिता सेन जो मिस यूनिवर्स रही हैं
वो आपको लेने के लिए एयरपोर्ट पे आई, आपके पक्ष बयान दिए, आपके साथ फोटो खिंचवाए, कैसा लगा? जब मैं कोरिया से वापस आ रही थी तो मैं प्लेन में बैठी हुई थी और मेरी फ़ोन पे बात हुई कि हम आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आने वाले हैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से और सबसे। और मुझे नहीं पता था कि इतना ह्यूज होगा मुंबई एयरपोर्ट पे। मैं गई, मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स एक साइड पे खड़े होंगे, फैमिली, कुछ फ्रेंड्स और बुके लेके आएंगे और वेलकम करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे पहुंची और मेरे आसपास पूरे बाउंसर्स का घेरा हो गया था, देयर वर 200 पीपल एट द एयरपोर्ट। मिस सुष्मिता सेन खुद मुझे रिसीव करने के लिए आई थी। रात में 12:30 मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी मीडिया, बहुत सारी पिक्चर्स, कैमराज। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। क्या नशा होता है उसका? इतने लोगों को देख के एक नशा होता है, कामयाबी का नशा होता है। जब मैं वापस इंडिया आ रही थी तो मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी चीज़ होगी यहाँ पर। मुझे लगा कि शायद धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा। लेकिन जब मैंने एयरपोर्ट पे, जैसे कि आपको बताया कि इतने सारे लोग थे, हाँ ज़रूर बहुत अच्छा फील होता है जब लोग आपका नाम ले रहे होते हैं, आपके साथ पिक्चर खिंचाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अब आप कुछ हैं कि लोग आपके साथ पिक्चर लेना चाहते हैं, जानते हैं आपको। बहुत अच्छी फीलिंग है। हिमांगिनी जी, लड़कियां 3 तरह की होती हैं, एक सुंदर, दूसरा बहुत सुंदर और तीसरा अद्वितीय सुंदर। हाँ हाँ। सभी सुंदर है लड़कियां, तो वो कौन सी चीज है जो लड़कियों को अद्वितीय सुंदर बनाता है? क्या चीज है? देखिए, हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि आप जो अंदर हैं वो आपके फेस पे हमेशा दिखता है। अगर आप एक अंदर से एक ब्यूटीफुल पर्सन हैं, वो आपकी पर्सनालिटी में ज़रूर झलकेगा। तो सिर्फ जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, कई लोग प्लास्टिक सर्जरी और ये सब करा के एक्सटर्नल ब्यूटी, ये सब कुछ मैटर नहीं करती है। तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जैसे कि मदर टेरेसा बहुत ब्यूटीफुल है, उनको देख के हम उनके चेहरे में जैसे एक शाइन थी जब वो बात करती थी। तो इट इज़ टोटली द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर सोल विच शोज ऑन योर फेस। और ये बताइए कि बुद्धि का कितना योगदान है इसमें? बुद्धि का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा योगदान है। सिर्फ दिखने से ही फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ मैं जब साउथ कोरिया गई, वहाँ पर इतने सारे देशों की लड़कियाँ थी। एशिया से थी, यूरोप से थी, ऑस्ट्रेलिया से थी, यूएसए से थी, हर जगह से थी। और वो सब अपने अपना इतना प्रैक्टिस करके आते हैं। वो इतनी, सभी के सब इतने सुंदर थे, बहुत सुंदर सुंदर गर्ल्स थी। लेकिन डेफिनेटली जो चीज़ आपको स्टैंड आउट करवाती है वो है आपकी इंटेलिजेंस, आपका एटीट्यूड। तो इंटेलिजेंस तो हर जगह, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप अंदर से जितने सुंदर है उतने सुंदर बाहर से नजर आते हैं। अगर आप भीतर से सुंदर नहीं हैं तो बाहर से सुंदर नजर नहीं आ सकते। Exactly. मदर टेरेसा भीतर से सुंदर थी तो बाहर से बहुत सुंदर थी। ऐसे बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने। अब इस सुंदरता में शरीर शोषण का, आपके फिजिक का कितना योगदान होता है? फिजिक का बहुत योगदान होता है ब्यूटी पैजेंट्स में, क्योंकि वहाँ पर एक राउंड होता है, दैट इज़ फिटनेस राउंड। और उसमें वो आपकी फिटनेस टेस्ट करते हैं कि आप कितने फिट हैं, और उसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आपके फाइनल राउंड में ऐड होते हैं। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक प्रॉपर बॉडी शेप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। यानी आप स्वस्थ हैं तभी आप सुंदर हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। स्वस्थ होना अगर पहली शर्त स्वस्थ है, हैं तो कोई खुश बीमार हैं। आदमी सुंदर नहीं हो सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या क्या एक्सरसाइज की, क्या किया, वेट किया, स्विमिंग किया? स्विमिंग आपने कहा कि मेरे शौक भी है, हाँ। स्विमिंग करना। हाँ जी। हॉर्स राइडिंग आपने कहा कि शौक जी। है। तो ये सब चीजें तो शरीर शोषण का हिस्सा है। हाँ जी, हॉर्स राइडिंग मेरा हमेशा से शौक रहा है। मैंने APTC सेंटर जो हमारा इंदौर का है, आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, वहीं पे हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग ली है। और हमेशा जब भी मुझे टाइम मिलता है जाती हूँ, मैं करती हूँ। और स्विमिंग मैंने इस टाइम पे नहीं करी, क्योंकि इस टाइम पे कॉम्प्लेक्शन और ये सब कुछ, कई सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। हाँ। पर मैं रनिंग पे रोज़ सुबह जाती थी, और जिम रोज़ करती थी, योगा करती थी, अलग अलग वेरिएशंस करती थी एक्सरसाइजेस के, ताकि एक संपूर्ण समन्वय बना रहे शरीर में। और आपको इंटरेस्ट भी रहता है अलग अलग चीजें रोज सुष्मिता सेन जी ने किस तरह आपको गाइड किया
क्या बताया? सुष्मिता सेन जी बहुत बड़ी हेल्प है, बिकॉज सबसे पहली बात तो ये कि IMC पैजेंट जो है जिसके थ्रू हमारा ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जाता है मिस यूनिवर्स में और मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड में, तो इस पैजेंट की ऑर्गेनाइजर सुष्मिता सेन जी हैं. शी इज़ द फाउंडर एंड द ऑर्गेनाइजर, सो शी इज़ द पर्सनल मेंटोर टू ऑल द गर्ल्स एज वेल. तो जो भी विनर्स होते हैं वो उन्हें पर्सनल लेवल पे ट्रेन करती हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखने को मिली. उनके साथ जब बैठी उन्होंने मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस सुनाए कि कैसे उनका टाइम पे उन्होंने मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया और कैसे परफॉर्म किया. आपको कब पता चला कि आप सुंदर हैं? हमेशा से लोग ऐसा कहते थे कि आपको जाना चाहिए, आपको ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मॉडल बनना चाहिए. बट सही मायने में अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैं वापस आई और मैं एक अनाथ आश्रम गई और मैंने वहाँ बहुत सारे बच्चों को देखा, बहुत सारी छोटी छोटी गर्ल्स, बड़े बच्चे भी थे, और उनसे मिली, उनसे बात करी और उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं. उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा. दूसरी बार जब मैंने एक इवेंट किया और हैंडीकैप लोगों को हमने व्हील चेयर्स बांटी थी और उनसे मिलके उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग वीविंग करते हैं और कैसे हाथ या पैर ना होने के बाद भी वो अपने खुद सेल्फ स्टैंडिंग हैं. और तब मुझे लगा कि एक्चुअली यही रियल ब्यूटी है. अगर आप देखें तो अगर आप सोशल कहा कि आप बहुत सुंदर हैं? देखिए बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ऐसा. अकेले में किसी ने कहा क्या? हाँ जी, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते ही हैं. कभी गुस्सा आता है कॉम्प्लीमेंट्स पे? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स पे कभी गुस्सा नहीं आता. बट ऐसे ऐसे कभी गुस्सा नहीं आया क्योंकि अभी तक मेरे साथ गॉड्स ग्रेस ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई ऐसा कमेंट नहीं मिला लोगों से. जब भी किसी से मिली हूँ सभी ने बोला है कि आप बहुत स्वीट हैं, तो अभी तक तो सब कुछ अच्छा है. ये बताइए आगे जाकर आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहती हैं आप? एक बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल समाज के विकास में, समाज को योगदान देके कर सकती हैं. दूसरा तरीका यह है कि आप अपने आप को एक अच्छे कलाकार के रूप में, फिल्म कलाकार के रूप में, सेलिब्रिटी के रूप में स्टेब्लिश कर सकती हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा सकती हैं. बहुत सारे चॉइस आपके सामने हैं, तो आप क्या क्या करने वाली हैं? एक कलाकार बनना और समाज सेवी, आई थिंक मैं स्टेप बाय स्टेप ये दोनों चीज़ें करना चाहती हूँ. क्योंकि आज अगर हमारा कंट्री इतना बड़ा है इंडिया, वहाँ पर हमें कोई भी चेंजेस लाने हैं, कोई भी डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए आपको खुद का नाम बनाना ज़रूरी है, तभी आपको लोग सपोर्ट करेंगे. तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा एक नाम बन जाए, जो कि बन चुका है, लेकिन और आगे बढ़ना चाहती हूँ. अगर अच्छे ऑफर्स मिले तो एक अच्छा कलाकार बनना चाहूँगी और उसके बाद मैं NGOs में वर्क करना चाहूँगी. मैं ऑलरेडी एक NGO में वर्क कर भी रही हूँ. ये IMC ऑर्गेनाइजेशन का NGO है, बाल आशा ट्रस्ट. क्या करता है ये NGO? ये NGO छोटे बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन और हेल्थ के लिए फंड्स रेज करते हैं. सुष्मिता सेन इसके लिए कार्य कर रही हैं. हाँ जी, और इसी हाँ जी, हैं. मैं भी उन्हीं के साथ करती हूँ. ऐसा है कि आपके एग्रीमेंट में है कि आप चाहें तो फिल्मों में अभी भी काम कर सकती हैं और 1 साल के बाद तो आप फ्री हो जाएंगी, मतलब 10 महीने बचे हैं. उसके बाद आप स्वतंत्र हैं किसी भी फिल्म में काम करने के लिए. हाँ जी. तो इस दिशा में आपकी कोई कोशिश है या आपको कोई ऑफर आए? हाँ जी, ऑफर्स आ रहे हैं मूवीज के और इनफैक्ट मैं कुछ डायरेक्टर्स से मिली भी हूँ और हम देख रहे हैं कि आगे जिस भी ऑफर जो अच्छा होगा उस पर हम वर्क करेंगे. इतनी सुंदरियां, इतनी मिस इंडिया हुई हैं, आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी? आप किसको मिस इंडिया मानती हैं रियल? देखिए मुझे तो ऐसा लगा कि जब मैं इस जगह पे पहुंची हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ है कि सब लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी जहाँ वो हैं वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि मैंने वो मेहनत एक्सपीरियंस करी है. लेकिन पर्सनली मिस सुष्मिता सेन मेरी मेंटोर रही हैं और फर्स्ट मिस यूनिवर्स भी हैं वो हमारी कंट्री की, तो शी इज़ माई आइडल. उनसे आप बहुत माई पर्सनल फेवरेट. यस. और उनके बाद आई थिंक ऐश्वर्या राय बहुत ब्यूटीफुल हैं, दिया मिर्जा बहुत ब्यूटीफुल हैं, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, सभी इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं बॉलीवुड में. इस प्रतिस्पर्धा में आखिरी मकाम पे थी, तो सारे लोग इतने तगड़े प्रतिस्पर्धी थे कि अंदाज लगाना मुश्किल है कि कौन जीते, क्योंकि लगभग सभी इक्विवेलेंट होते. तो आपके मन में धुकधुकी हुई कि मैं शायद ना बनूं या मैं बनूं? जब मैं वहाँ गई तो हम वहाँ 15 दिन थे कोरिया में
और हर दिन आपको पॉइंट्स मिलते थे। और कई बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे तो कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है, मिस इंडोनेशिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है या मिस जर्मनी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने अपना हमेशा बेस्ट किया। और हाँ, ऐसा नहीं है, बुरे टाइम्स भी थे जब मुझे लगा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वहाँ जाके बहुत ज़्यादा फीवर और सर्दी हो गई थी, तब लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा। से दूर, माता पिता से दूर, भाई बहनों से दूर कैसा लगता है उसमें? आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि ये इतना क्रूशियल टाइम होता है कि आपको सबके सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन यही टाइम आपको स्ट्रांग भी बनाता है। बिना मम्मी पापा, बिना फैमिली फ्रेंड्स किसी के भी वहाँ अकेले इतनी सारी लड़कियों के बीच में रहना और हर दिन स्ट्रगल करना कंपटीशन में। ऐसे पीरियड में 24 घंटे में से 17-18 घंटे आपके तय होते हैं, एक मिनट का प्रोग्राम शेड्यूल फिक्स होता है। आपको लगाने की बंधन है जहां आपकी निजी आजादी कुछ भी नहीं। आप चाहे तो पिज्जा नहीं खा सकती, आप चाहे तो चाय नहीं पी सकती, आप चाहे तो सो नहीं सकती। नहीं, ऐसा बंधन मुझे नहीं लगा, क्योंकि ये वो प्लेस था जहां मैं इतने टाइम से ड्रीम कर रही थी जाने का। इतनी सारी लड़कियां का ड्रीम होता है कि वो मिस इंडिया बने और मिस इंडिया बनने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करें। तो जब आप वहाँ होते हैं, आपके मन में ऐसी फीलिंग होती है, अपने इंडिया के लिए इतना ज़्यादा पेट्रियाटिज्म होता है कि मुझे जीतना है, मुझे अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है। उस वक्त मैटर नहीं करता कि अगर आप पिज़्ज़ा नहीं खा रहे हैं। कभी आपको लगा कि आप शायद नहीं जीतेंगे? हाँ, लगा, क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। बहुत सारे टैलेंट राउंड में मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई थी, तो मुझे लगा कि शायद मेरे पॉइंट्स कम हो रहे हैं और नहीं जीत पाऊंगी। ऐसे पॉइंट था वहाँ पर आया। मैंने सुना बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि सभी लोग इक्विवेलेंट हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। आप जीतने के लिए तैयार रहिए, लेकिन मानसिक तौर पर हार के लिए भी तैयार रहिए। आर्ट ऑफ लिविंग टाइप चीज़ें भी सिखाई जाती है, सही है? हाँ जी, मैं भी इसी अप्रोच से गई थी, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है जब आप जाते हैं। इतने सारे लोग आपको बोलते हैं कि यू हैव टू गेट द क्राउन बैक, आपके पीछे आप मीडिया में इंटरव्यूज़ देते हैं, न्यूज़पेपर्स में आता है कि ये गर्ल जा रही है रिप्रेजेंट करने और हम क्राउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर तो ज़रूर होता है वहाँ पर। अब मिस इंडिया आप रही, तो मिस इंडिया वैसे ही दुनिया की 20% मिस वर्ल्ड तो हो ही गई, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। आप 120 करोड़ में से आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती थी। तो अब छोटे छोटे देश, दुनिया के छोटे छोटे देश, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, जिनकी आबादी भी इंदौर से कम है, तो ऐसे शहरों से आई हुई, ऐसे देशों से आई हुई सौंदर्य प्रतियोगिता। एक बात जानना चाहता हूँ, दुनिया में काले गोरे का भेद खत्म हो गया है जी। अभी पिछले साल जो मिस वर्ल्ड बनी, मिस वर्ल्ड चुनी गई थी, वो भी एक अश्वेत महिला थी। क्या ऐसी जगहों पर जाकर रंगभेद की कोई बात होती है? नहीं, मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ कि वहाँ पर कुछ भी रेसिज्म टाइप की बात हुई। हाँ। वहाँ पर अफ्रीका से भी गर्ल्स थी और एशिया से भी थी, यूरोप से भी थी, लेकिन हम सभी साथ में हमेशा रहते थे, फ्रेंड्स की तरह। अपना देश भारत खुद एक किसी यूरोप से कम नहीं है, जहाँ कश्मीर है, पंजाब है, हाँ श्रीनगर है, असम है। हाँ जी। लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि पंजाब की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं, कई लोग कहते हैं असम की लड़कियां सुंदर होती हैं, कोई बोलता है केरल की लड़कियां। आपकी राय में कहाँ, किस इलाके की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं? देखिए, मैंने भी ऐसा ही सुना है कि पंजाब की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं, कश्मीर की बहुत अच्छी होती हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि कलर कॉम्प्लेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी होनी चाहिए, चाहे आप, भगवान ने आपको जैसे भी कराए, आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करके बहुत अच्छा लग सकते हैं। तो मेरे लिए तो हर जगह की लड़कियां बहुत सुंदर हैं, चाहे वो केरल हो या कश्मीर हो। कई लोग कहते हैं कि किसी लड़की का सौंदर्य उसकी आंखों में होता है, कई लोग कहते हैं उसका सौंदर्य बालों में होता है, कई लोग बोलते हैं कि उसकी मुस्कुराहट में जादू है। तो आपको क्या लगता है कि नारी का सौंदर्य कहाँ छुपा है? नारी का सौंदर्य मेरे लिए तो उसके दिल में छुपा है। अगर आपका दिल अच्छा है तो आपकी आंखों से लोगों को दिख जाएगा। अगर आपका दिल अच्छा है तो आपकी स्माइल ऐसी होगी कि उसे देख के, और आपकी स्माइल को देख के और 100 लोग स्माइल करेंगे। तो डेफिनेटली आपके दिल में ही आपका सारा सौंदर्य छुपा है। बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया। मैंने ये सुना है कि इस तरह के पेजेंट में ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह के सवाल का क्या जवाब देना है। क्या आपको भी ऐसी ट्रेनिंग मिली? मैंने कभी आंसर्स प्रिपेयर नहीं करे,
मिस सुष्मिता सेन ने भी मुझे हमेशा यही बोला कि जो फर्स्ट थॉट तुम्हारे माइंड में आ जाए वही बोलना, क्योंकि जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं इतने सारे लोगों के सामने, जब आप माइंड में अपने थॉट्स प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर आप अटकते हैं, यू नो, व्हेन यू प्रिपेयरिंग टू मच। जो आपके दिल में है वो बोलिए, जो फर्स्ट थॉट आता है, फर्स्ट थॉट हमेशा सही होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ भाषा बड़ी समस्या बनती है। कई देश ऐसे जहाँ की लड़कियां बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाती, जापान की लड़कियां बहुत अच्छी नहीं बोल पाती, चीन की लड़कियां बहुत अच्छी नहीं बोल पाती, तो क्या उन्हें मौका मिलता है बराबरी से? दुभाषिया होता है उनके साथ, ट्रांसलेटर होते हैं? नहीं, हाँ जी, वहाँ पर ट्रांसलेटर्स थे, सभी लैंग्वेजेस के लिए ऑलमोस्ट ट्रांसलेटर्स थे जिनको भी रिक्वायरमेंट थी। और अगर आप देखें तो मिस एशिया पैसिफिक जब मैं बनी हूँ तो मेरे साथ में फर्स्ट रनर अप जो है दैट इज़ मंगोलिया, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं वो, लेकिन बिल्कुल बोल नहीं पाती थी इंग्लिश, और हम बहुत मुश्किल से उनसे बातें किया करते थे। और थर्ड है यूरोप की लाटविया, वो इंग्लिश बोल लेती थी, तो वहाँ पर तो ऐसा कोई इंग्लिश का कोई ऐसा महत्व नहीं था, किसी भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं। यानी सुंदरता के लिए कोई भाषा बंधन नहीं है? नहीं। आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी चीज सबसे आकर्षण का केंद्र रही वहाँ? मैं बहुत हेल्पिंग नेचर की हूँ, मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए वहाँ पर। जब मैं गई, इतनी सारी कंट्रीज़ की गर्ल्स मेरी दोस्त बनी, हम लोग साथ में खाना खाया करते थे, बहुत सारी बात करा करते थे। तो मैंने देखा कि इन अ वे हम एक छोटी सी फैमिली बन गए थे वहाँ पर, और उस चीज़ ने मुझे अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रेंथ दी। जब मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो सब मेरे लिए दवाइयाँ लाते थे, मुझसे मेरे रूम में मिलने आते थे, बहुत अच्छा था वो। पहले इस आयोजन का सूत्रधार टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप था, सुष्मिता सेन के पहले। तब मिस एशिया पैसिफिक या मिस इंडिया को बहुत ज्यादा मीडिया हाइप मिलती थी। हाँ जी। क्या आपको लगता है कि मीडिया हाइप कम हो गई? देखिए, ये टाइम्स ग्रुप या किसी और के ग्रुप की मुझे लगता है बात नहीं है। बात ये है कि काफ़ी सालों से हम जीत नहीं रहे हैं, हमारी लड़कियां जीत नहीं रही हैं, तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि लोगों ने इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी गर्ल्स तो कभी जीतती नहीं है, तो इसीलिए कई सारे लोग देख नहीं रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इंदौर के बजाय मुंबई या दिल्ली की होती तो आपको ज्यादा मीडिया हाइप मिलती? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे बॉम्बे में और दिल्ली में हर जगह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है सभी मीडिया से, और इस लेवल पे आके जब आप इंटरनेशनल विनर हैं तो यू जस्ट एन इंडियन, फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं। हमारे शहर में बहुत सारी लड़कियां हैं जो मिस इंडिया बनने का ख्वाब लिए हुए हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगी आप चलते चलते? आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप में विश्वास रखिए। जैसे कि मैं इंदौर की हूँ और मुझसे सभी ने पूछा है कि आप छोटे टाउन की हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके मन में डिटर्मिनेशन है तो बस अपने हार्ड वर्क से अपने पैशन को कार्व करिए, एंड द वर्ल्ड इज़ योर्स देन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की। थैंक यू। और सबसे खास बात तो ये कही कि अगर आपके मन में कुटिलता है, अगर आपके मन में सुंदरता नहीं है जी, तो आप कितने भी सुंदर सुडोल चेहरे वाले व्यक्तित्व हो, आप सुंदर नहीं हो सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो पर आए। थैंक यू प्रकाश, थैंक यू। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।